हेलो बेटा लोग, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं इकोनॉमी का एक धमाकेदार रिवीजन, जिसके अंदर हम कर रहे हैं गाला जो हमारा पेपर सेट है 6 पेपर, उसका एक मस्त रिवीजन। हमने अब तक क्या किया है, हमने सारे MCQs बता दिए हैं। 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं 10, उसमें से 1 2 3 गो टू द ट्री, 1 2 3 हमने खत्म कर दिए हैं। आज हम कौन सा करेंगे? आज हम करेंगे फोर्थ पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, तो चलो बेटा चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। टिंग 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 टिंग। ओके बच्चा, तो आ गए हमारे स्क्रीन के ऊपर पेपर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, नाउ इट्स ओके। What is mean by the diagram? कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 1। Which type of data is diagram drawn? तो बेटा जी डायग्राम का मतलब क्या होता है? ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, आएंगे ना तो पूरे अच्छे से आएंगे और पूरे 1 नंबर देके जाएंगे आपको रोकड़ा मार्क से। रोकड़ा इसलिए इसको करने का बहुत बढ़िया से तैयार। ओके, तो हमारा डायग्राम का मतलब क्या होता है? डायग्राम होता है रिप्रेजेंटेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा कौन से होते हैं? ऑब्जर्वेबल, जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो डेटा को रिप्रेजेंट करना, उसी को बोला जाता है डायग्राम। डायग्राम का मतलब क्या है बेटा? डायग्राम है एक ऑब्जर्वेबल डेटा को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड अ डायग्राम। कैसे? बाय वे ऑफ पिक्चर। जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे एडवर्टाइजमेंट का फोटो, जैसे कोरोना के टाइम पे मास्क पहनना चाहिए, ठीक है, तो हमने बाय वे ऑफ पिक्चर बता दिया लड़की कितना पे क्या है मास्क बना हुआ है और वहां पे लिखा है कि कोविड-19 से बचना है, नो मास्क पहनना है जरूरी। तो बेटा यहाँ पे बाय वे ऑफ, यहाँ पे हम कोई भी डायग्राम को कोई भी फॉर्म में उसको बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बाय वे ऑफ पिक्चर हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेबल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ड्रॉन फॉर अ डिसकंटिन्यूअस या तो डिस्क्रीट डेटा के लिए भी बोला जाता है। ओके, तो कौन से डेटा के लिए होता है? डिसकंटिन्यूअस या तो डिस्क्रीट डेटा। 1 नंबर पक्का। ओके बेटा, चलते हैं। Why is per capita as an indicator is more effective than the national income? बेटा नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है पूरे देश की इनकम, उसकी बाउंड्री के अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन, जितना भी सर्विसेज हुआ, उसकी मल्टीप्लाई बाय उसकी मार्केट वैल्यू करते हैं, तब हमको उसकी नेशनल इनकम मालूम पड़ती है। बेटा जब हम नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं किससे? पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, तो हमको क्या मिलता है? PCI क्या मिलता है? पर कैपिटा इनकम मिलता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज एक व्यक्ति कितना अर्न कर रहा है। क्यों 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 ये पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा इफेक्टिव? बेटा नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है कि कोई देश ने कितना कमाया। अब मुझे ये बता, अगर देश छोटा है ना, छोटा, तो वहां पे नेशनल इनकम क्या आएगी? कम आएगी। ऑफ कोर्स वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया ले लो, वहां पे देश छोटा है तो वहां की नेशनल इनकम सपोज एज्यूम कर देता है 10 करोड़, लेकिन इंडिया है तो इंडिया हमारा वड्डा देश है तो नेशनल इनकम भी क्या आएगी? वड्डी आएगी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एज अ होल कंट्री क्यों, क्योंकि छोटा सा देश होगा तो छोटा इनकम अर्न करेगा, बड़ा देश होगा बड़ी इनकम अर्न करेगा, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। आपको क्या देखना पड़ता है? यहाँ पे एवरेज इनकम देखना पड़ता है। बेटा जी दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। एक घर है जिसके अंदर क्या है? सिर्फ 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ओके, 2 लोग मिलके 10 लाख इनकम कमा रहे हैं, और दूसरा घर है वहां पे 5 लोग मिलके 15 लाख इनकम कमा रहे हैं। अब बताओ कौन सा? अगर हम देखेंगे ना, अच्छा यहाँ पे तो 10 लाख की इनकम है, सॉरी यहाँ पे तो 15 लाख है, ये घर ज्यादा अच्छा है। अरे मेरे बेवकूफ बच्चा लोग, यहाँ पे 10 लोग के बीच में दो लोगों के बीच में 10 लाख की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब प्रति व्यक्ति कितना अर्न करें? 5 लाख करें। यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो पर एवरेज पर पर्सन कितना अर्न कर रहा है? ओनली 3 लाख ही अर्न कर रहा है। अब बोलो कौन सा अच्छा है? समझे ना? इसीलिए क्या होता है कि पर कैपिटा इज मोर इफेक्टिव देन द नेशनल इनकम। तो देखो
पर कैपिटा क्या होता है, एवरेज इनकम पर हेड। इंडिकेट क्या करता है, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू, यहाँ पे हम पॉपुलेशन को भी कंसीडर करते हैं, इसीलिए ये क्या है, सुपीरियर है नेशनल इनकम से। ओके, आप क्या चाहो तो इसको अपनी नोट्स के अंदर बाजू में लिख सकते हो। और मेरा कंसेप्ट, मेरा मकसद है ना, मकसद सिर्फ और सिर्फ आंसर को बोलना नहीं है, वो तो आपको किताब में ढूंढने पे भी मिल जाएंगे। मेरा मकसद है कि क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आधे बच्चों के मार्क्स इसलिए कम आते हैं क्योंकि वो प्रॉपर को क्वेश्चन रीड नहीं कर पाते या तो उसको समझ नहीं पाते। आधे बच्चों के मार्क्स इसलिए कम आते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन तो समझ रहे हैं लेकिन बस उसको याद कर लिया। याद मत करो, पहले कंसेप्चुअली समझो और फिर उसको बाद याद करो। आप देखो क्या मार्क्स ला के लेके आओगे एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इस तरह से समझना है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी इनकम ज्यादा बेटर है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा अच्छी है। ओके, व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के। और आप देखोगे 22, 24 जुलाई में भी दो बार पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। बेटा जी क्या होता है, ये जो होता है ना, ये आता है मॉनेटरी और वो जो पॉलिसीज बनाई जाती है उसके अंदर दो प्रकार के मेजर्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर एक आता है रेपो और दूसरा आता है रिवर्स रेपो। बेटा रेपो रिवर्स रेपो कब यूज होता है, क्या होता है, देश के अंदर फैला हुआ है इन्फ्लेशन, देश मांगे इन्फ्लेशन, नहीं कभी भी देश इन्फ्लेशन नहीं मांगता। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज होना। और कभी भी हम चाहेंगे क्या, वही चीज, सपोज की ये लैपटॉप है, तो यही लैपटॉप आज सपोज 50,000 का, यही लैपटॉप 60,000 का चाहे मिले, ऐसा मैं चाहूंगा क्या, नहीं। मैं तो चाहूंगा कि भाई रिजनेबल रेट पे मिलना चाहिए, या तो चीजें सस्ती होनी चाहिए। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, बिना मतलब का प्राइस राइज होता रहता है। ओके, तो गवर्नमेंट को, बैंक्स को क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये देखती है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, समझना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बच्चे याद करते हैं, अच्छे से समझना क्या होता है बेटा। यहाँ पे देश के अंदर क्या फैला हुआ, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के टाइम पे सबके सब लोगों को पैसा चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि सबको मालूम है कि पैसे मार्केट में डालोगे, शेयर मार्केट में डालो, अच्छा रिटर्न देगा। आप ना अगर प्रोड्यूसर हो, चीजों को प्रोड्यूस करोगे, यहाँ पर डिमांड इतनी होती है ना कि जैसे ही प्रोडक्शन किया सब बिक जाता है। तो यहाँ पे पैसों की डिमांड ज्यादा होती है, इसीलिए क्या होता है, पैसों की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए वो बैंक के पास जाते हैं दौड़ते दौड़ते और बैंक से पैसे उठाते हैं और मार्केट में डालते हैं। क्योंकि डिमांड ज्यादा है इसलिए क्या होता है, वो चीज भी बिकती जाती है फटाफट, हर एक चीज में, हर एक जगह पे बूम बूम होता है। लेकिन आरबीआई को क्या करना पड़ता है, यही मनी पावर को कंट्रोल करना पड़ता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो करे क्या, बैंक को बोलेगी कि बैंक तू लोन देना बंद कर। वो आरबीआई को बोलेगा, आरबीआई तो पागल हुआ है, मेरा तो काम ही बैंक का लोन देने का, अगर मैं बैंक लोन देना बंद कर दूंगा तो फिर मैं कमाऊंगा कैसे, और फिर बैंक के ऊपर शटर मारना पड़ेगा। तो आरबीआई बोलती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, तू लोन दे। फिर दूसरे दिन है ना क्या होता है, बैंक वाला जाता है आरबीआई के पास, ठीक है, बैंक वाला आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई लोन की बहुत डिमांड है और मेरे को लोन देना प्लीज। तो आरबीआई क्या बोलता है, लोन तो दूंगा, क्या हुआ, लोन तो दूंगा, लेकिन जो पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था ना उतने पे नहीं, इस बार क्या करूंगा मैं, इंटरेस्ट रेट से ज्यादा चार्ज होगा। मतलब आरबीआई क्या करती है, जब इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करती है, जो रेपो रेट है उसको बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से जो पैसे लेती है वो ज्यादा रेट पे लेती है, करेक्ट, हाँ जी। अब ज्यादा रेट पे लेगी तो इनडायरेक्टली जब वो लोगों को देगी, क्या उसी रेट पे दे पाएगी, नहीं, अब उसको भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का बैंक रेट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा तो कस्टमर क्या बोलेगा, यार ये नहीं चल, ए नो चल बे, क्या बोलेगा, ए नो चल बे, आपने पहले तो कम रेट लिया था, તમે તો લાસ્ટ ટાઈમ બહુ ઓછા રેટમાં આપેલું 7% લોનના રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આપતા હતા, અત્યારે તમે 9% લઈ રહ્યા છો, આવું કેમ? तो मारो भाईबंध तो 7% ले गया, तुम्हें मारी जोड़े के मैं वो करो छो। तो बोलेगा भाई जब मैंने पहले का दिया था ना उस समय पर रेपो रेट अलग था, अभी रेपो रेट बढ़ चुका है जिसके कारण मेरे को भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ रहा है, लेना हो तो लो वरना आगे जाओ। होगा क्या, यहाँ पे लोग है ना लोन लेना कम कर देंगे। जैसे ही लोन लेना कम करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम आएगा, समझा। तो यही बेटा जी फायदा होता है रेपो का। रिवर्स रेपो भी पता था बहुत, इसका तो मैं बहुत डीप में, हम यहाँ पे आधा घंटे का लेक्चर लेते हैं रेपो रिवर्स रेपो के ऊपर। रिवर्स रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो के अंदर बैंक बोलता है कि आरबीआई तू रेपो रेट बढ़ा दे, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बैंक के अंदर काफी पैसे पड़े हुए हैं, अपने मालामाल बैंक है, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तू भले रेपो रेट बढ़ाते रहे। तो आरबीआई क्या बोलेगा, अच्छा ऐसी बात है तो एक बात बता,
तो जनरली अगर मेरे को रिवर्स रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट देना हो तो कितने में देता था? बोले 60% में। बोले काम कर, मैं तुझसे 9% में इंटरेस्ट लेता हूं, तो मेरे को देगा क्या? बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा भाई मेरे को तो पैसे से इंटरेस्ट से मतलब है, आरबीआई तुम पैसा लो या तो पब्लिक ले, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आरबीआई बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तो हम रिवर्स रेपो रेट क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और तुमको जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था उसके कंपैरिजन में मैं तुमसे ज्यादा मतलब पैसे लूंगा और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। बैंक खुश हो गई, और हुआ क्या, जितना भी बैंक का पैसा था ना वो सब किसने उठा लिया? अब आरबीआई ने अपने पास उठा लिया। अब जब लोग चलते चलते जाएंगे किसके पास जाएंगे? बैंक के पास, और बोलेंगे बैंक पैसे, बोले पैसा नहीं, बोले केम नहीं, तुम्हारे पास है तो बहुत ज्यादा पैसा आता ना, बोले पैसा लई लीधा कोणे? आरबीआई मारी जोड़ेથી લઈ લીધા। બોલે તમે આરબીઆઈ ને આપ્યું કેમ? બોલે મારે તો ઇન્ટરેસ્ટ મતલબ હતો, આરબીઆઈ મને સારો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આપ્યો એટલા માટે હું એમને આપી દીધું। તો બોલે હવે મારે શું કરવાનું? બોલે મારી પાસે પૈસા નથી, તમારે હવે બીજી જ બેંકમાં જાઓ, એમને પૂછો, એમની પાસે હોય તો તમને આપશે। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है, आरबीआई इनडायरेक्टली क्या कर देती है, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे होते हैं, जो उसकी पॉकेट होती है, उसको खाली करके अपने पास रख लेती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो बैंक है, बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे उसकी लेंडिंग कैपेसिटी कम होती है वैसे ही क्या करेगा, वो मार्केट में लोन नहीं दे पाएगा, और नहीं दे पाएगा तो मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम तो इन्फ्लेशन भी कम, और इसी के साथ आरबीआई का ऑब्जेक्ट जो हुआ वो क्या हुआ, फुलफिल हुआ। तो बेटा ये होता है रेपो, रिवर्स रेपो। बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे तो 1 नंबर में पूछा है, लेकिन इंपॉर्टेंट होने के कारण ये 3 नंबर में भी आता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया। ओके चलो आते हैं, तो आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या डिफरेंट है? यहाँ पे बैंक क्या करती है, बैंक बोलती है आरबीआई को कि आरबीआई रेपो रेट, ये आरबीआई पैसे चाहिए, बोले पैसे तो दूंगा लेकिन सिक्योरिटी लूंगा। तो यहाँ पे क्या करती है, बैंक को सेल करनी पड़ती है क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसको? आरबीआई को। उसके बदले क्या करती है आरबीआई, उसको क्या कर देती है, मनी देती है। ये टाइम पीरियड क्या होता है, वेरी शॉर्ट टर्म का होता है, और इसके अंदर क्या होती है, कंडीशन होती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ रीपर्चेज द सेम एट द फ्यूचर डेट। मतलब क्या होता है, इट सिंपल है, ये आरबीआई बैंक, तो वो सलमान खान का गाना था ना, जूते दो पैसे लो, पैसे दो जूते लो, तो यहां पे आरबीआई बोलती है कि मैं तेरे को दूंगा क्या, पैसा, लेकिन इसके बदले तेरे को मेरे को क्या देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आपको सेल करना पड़ेगा, उसके बदले आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे पैसे। आपको फ्यूचर डेट पे क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर डेट पे यही सिक्योरिटी जो आपने सेल की है ना, वही की वही रीपर्चेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रीपर्चेस, समझ गए ना। तो यही इसमें, और जो इसके बदले जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसी को बोला जाता है रेपो रेट। क्या बोला जाता है, रेपो रेट। तो देखो यहाँ पे बैंक क्या करेगी, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको क्यों करती है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए और ये शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, और रीपर्चेस करेगी फ्यूचर डेट पे एट सम डिस्काउंट। सच डिस्काउंट को क्या बोलता है, रीपर्चेस रेट भी बोलते हैं तो रेपो रेट भी बोलते हैं। Here RBI lend money to the commercial bank for a short period of time. Okay, तो ये हमारा रेपो था। अब रिवर्स रेपो का मतलब क्या था, ठीक एग्जैक्टली उल्टा। पैसे कौन मांगता है, आरबीआई। पैसे कौन देने वाला है, बैंक। बैंक को बोलेगी बैंक मेरे को पैसे चाहिए, आरबीआई क्या बैंक क्या बोलेगी, याद करो वो दिन जिस दिन मैं आया था तुमसे मिलने, तुमने क्या बोला था, पैसे तो दूंगा लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। आज तुम्हारी बारी है, आज तुमको क्या देना पड़ेगा, तुमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे को देनी पड़ेगी, तभी मैं तुमको पैसे दूंगा। तो रिवर्स रेपो के अंदर क्या होता है, दिन बदले नजारे बदले। यहाँ पे अब दिन आ गए बैंक के, और बैंक बोलती है कि आरबीआई तुम मेरे को सेल कर, तो इंटरेस्ट एट विच आरबीआई हैज टू बोरो, किससे, शॉर्ट टर्म फंड, किससे, फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, बाय पार्किंग इट्स सिक्योरिटी। तो बोलते हैं ना, हर कुत्ते के भी दिन होते हैं, आज किसका दिन है, आज बैंक का दिन है, इसलिए बैंक को क्या देना पड़ता है, बैंक को भी आरबीआई से मांगनी पड़ती है सिक्योरिटी। देखा, ओके बेटा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके नेक्स्ट,
स्टेट द टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक। बेटा जी कमर्शियल बैंक क्या होता है? बेटा सिंपल है, जो बैंक है जो मेन प्रॉफिट के लिए बिजनेस करती है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? लोगों से पैसे लो, लोगों को पैसे दो। सर एक हाथ से दिया लिया, दूसरे हाथ से दिया, बैंक के पास क्या बचा? अरे बेटा एक हाथ से जब लेता है ना तो उसको देता है इंटरेस्ट, वो देता है कम रेट पे। जब दूसरों को लैंड करता है ना उसको देता है ज्यादा रेट पे। दोनों के बीच, दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस आया वो क्या होता है? बैंक का प्रॉफिट। क्या होता है? बैंक का प्रॉफिट। उसी को बोलते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या है? एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कमर्शियल बैंक क्लासिफाई इनटू पब्लिक सेक्टर। ओके क्वेश्चन क्या था हमारा? ओह सॉरी, यहाँ पे द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक नहीं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक लिखा है। बेटा जी टाइप्स आता है तो कौन सा आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। ओके कौन कौन सा लगना है? पब्लिक सेक्टर मतलब जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, प्राइवेट सेक्टर मतलब कौन सी? प्राइवेट सेक्टर वाली, फॉरेन बैंक और लास्ट में का रीजनल रूरल बैंक। ओके ओके जी नेक्स्ट। What is drain of gold? Which uniform method is used to measure the absolute poverty for different nations? बेटा जी यूनिफॉर्म मेथड ऐसी कौन सी मेथड यूज हुई थी कि जिससे हम एब्सोल्यूट पोवर्टी को क्या कर सके? मेजर कर सके। ठीक है, टू मेजर एब्सोल्यूट पोवर्टी। तो बेटा यहाँ पे जो थी ना, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पोवर्टी लाइन फॉर द डिफरेंट नेशन कैन बी मेजर यूजिंग यूनिफॉर्म मेथड। तो विद द हेल्प ऑफ कौन सी मेथड? इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन। कौन सी? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन। इसकी मदद से, इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन की मदद से हम एब्सोल्यूट जो पोवर्टी है ऑफ फॉर अ डिफरेंट नेशन कैन बी मेजर यूजिंग यूनिफॉर्म मेथड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मेथड कौन सी मेथड ली है? इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक पोवर्टी लाइन ड्रॉ की जाएगी, जो उसके नीचे होगा वो पुअर होगा। तो इससे उसी को सबने अडॉप्ट किया, इसलिए बोलते हैं यूनिफॉर्म मेथड। और ये यूनिफॉर्म मेथड का नाम क्या है? इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ओके बेटा जी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 26 पे जाऊं, मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि वेरी नाइस, रियली थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू। अब तो मैं टॉप करूंगा, तो वो वाव, हाँ बहुत मस्त पढ़ाया, वाह सर। ये बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मेरे को मिलते जा रहे हैं और मेरे को दिल से बोलो ना तो दिल से बहुत खुशी होती है जब ऐसा कोई कमेंट करता है। एक मोटिवेशन सा मिलता है कि मैं आपको और अच्छा नॉलेज दे सकूं और अच्छे से पढ़ाऊं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो मेरे दिल तक पहुंचता है, तो मेरे दिल से भी आपके लिए एक अच्छी दुआ निकलती है। तो इसलिए क्या करना, प्लीज लाइक और कमेंट में जरूर से लिखना कि उससे मेरे को लगता है कि हाँ मेरी बात, मेरी जो पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वो एक क्लैरिटी होती है, वो एक दिल से दिल का कनेक्शन बैठता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप कमेंट में जरूर से लिखते रहिए। ओके व्हाट इज ड्रेन ऑफ गोल्ड एंड ड्रेन ऑफ ब्रेन? बेटा जी ये ड्रेन ऑफ गोल्ड क्या होता है? देख ड्रेन ऑफ गोल्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली ड्रेन ऑफ गोल्ड का मतलब होता है, यहाँ पे जब अंग्रेज जो थे ना, ब्रिटिशर, वो जब जा रहे थे तब उनको मालूम पड़ गया था कि भाई हमारा वक्त आ चुका है, हर एक दिन किसी ना किसी को तो जाना ही है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को भी मालूम पड़ गया था कि हमको भी इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए सालों ने क्या किया था, इसलिए नालायकों ने क्या किया था, यहाँ से बहुत सारा गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड, वो सब हमारे जो देश वो बोला जाता था सोने की चिड़िया, क्योंकि हमारे राजा महाराजा के पास सब बहुत बहुत भर भर के सोना था। वो सब सोना कहाँ ले गए साले नालायक लोग? अपनी कंट्री के अंदर ले गए। तो बेटा यहाँ पे जो उसी को बोला जाता है ड्रेन ऑफ गोल्ड। क्या बोला जाता है? ड्रेन ऑफ गोल्ड। ड्रेन ऑफ गोल्ड का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल गोल्ड यूज्ड टू मूव फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ये यहाँ से क्या करते थे? इंडिया से गोल्ड कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन के अंदर ले जाते थे। उसी को बोला जाता है ड्रेन ऑफ गोल्ड। लेकिन क्या होता है, हमारे जो बुद्धिजीवी इंसान है, जिनको ये नहीं मालूम पड़ता कि हमारे लोगों ने इतनी कुर्बानी दी है और तब जाके हमारा देश आजाद हुआ, वो चंद पैसा कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? उनकी कंट्री में जाते हैं, वहां की कंट्री को सर्व करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? ड्रेन ऑफ गोल्ड, ड्रेन ऑफ ब्रेन। मतलब क्या? ड्रेन ऑफ ब्रेन का मतलब क्या होता है कि लोगों का इमिग्रेशन मतलब मूवमेंट होना। कौन से लोग होते हैं ये? हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल। कहाँ जाते हैं वो? फॉरेन नेशन में जाते हैं, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से छोड़ के फॉरेन नेशन में जाते हैं। रिजल्टिंग टू लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जिसके कारण जो नॉलेज हमको मिलना चाहिए था, जो इसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए था,
कि तू पढ़ लिख के हमारी कंट्री में से ये डिग्री तूने हासिल की और तू अब हमारे लोगों को ज्ञान देने की जगह तो हमारी कंट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जगह कहाँ कर रहा है, फॉरेन में जाके कर रहा है, उनके लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, उसी को बोला जाता है ड्रेन ऑफ ब्रेन। ओके जी, ओके। नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट ऑफ नाबार्ड। बेटा नाबार्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल है, नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड नेशनल बैंक, यहाँ पे लिखा है नहीं, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ओके ओके, तो ये इसका कब सेटअप हुआ था, 1982। कब सेटअप हुआ था, 1982 के अंदर सेटअप हुआ था। ओके, तो देखो सॉरी, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म थोड़ी पूछा है, व्हेन तो आएगा 1982 और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल, इसका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए है बस। तो देखो, टू प्रोवाइड चीप एंड इनफ क्रेडिट, किसको, टू द इंडियन फॉर्मेट्स। मतलब क्या होता है, ये जो है ना, इसका जो बेसिक पर्पस होता है चीप एंड इनफ क्रेडिट फैसिलिटी पहुंचाना, किसको, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना, यही तो उसका नाम था और यही उसका काम था। ठीक है, 28 व्हाट इज मीन बाय द डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा जी है ना, इसमें तीन चीज आती है, एक आता है डायरेक्शन आता है, एक साइज आता है और दूसरा आता है नेचर। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम कहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, या तो कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, हम कहाँ पे इंपोर्ट करें। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कंट्री और कंट्री ग्रुप विच आर नेशनल कंडक्ट which a nation conduct its import और export business। मतलब ऐसी कंट्री, कौन सी कंट्री है इस, और या तो ग्रुप ऑफ कंट्री जहां पे हम अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इट इंडिकेट द जियोग्राफिकल फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब हम कौन कौन सी कंट्री के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है डायरेक्शन। क्या बोला जाता है, डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट, in how many and in which section public sector unit is classified। बेटा जी पब्लिक सेक्टर इन हाउ मेनी एंड इन विच सेक्शन पब्लिक सेक्टर क्लासीफाई हुआ है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और वो गवर्नमेंट सेक्टर कैसे क्लासीफाई हुआ, तीन सेक्शन के अंदर क्लासीफाई हुआ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट का खुद का डिपार्टमेंट जैसे कि रेलवे। पब्लिक कॉर्पोरेशन जैसे LIC, एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब लिमिटेड कंपनी, वो कौन सी है, ONGC वगैरह है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी गुंठास आर देयर इन 1 एकड़ एरिया। बेटा पहले के टाइम पे होता था जहां पे एरिया के अंदर कितने गुंठास वगैरह हैं वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कितने गुंठास है, दे आर 40 गुंठास इन 1 एकड़ लैंड एरिया। कितने गुंठास है, 1 एकड़ के अंदर 40 गुंठास है। ओके जी, ओके। तो यहाँ पे बेटा जी हमारा जो चौथा नंबर के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे 10, वो हमने किए खत्म। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वैसे तो ये क्या है, 1 नंबर के हैं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे खाली एग्जाम के पॉइंट से नहीं है, मेरे को आपको कंसेप्ट भी क्लियरिटी करवानी, इसलिए मेरे वीडियो बड़े जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो आपको एक इफेक्टिव लर्निंग में काम करेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे आप जरूर से हिट करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं ताकि हमको पहुंचाना है आपका स्कोर 90 के पार। तो कमेंट में लिखना, सर मैं भी करूंगा 90 के पार। चलो बेटा, मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।